हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अगस्ता जीएस एकेडमी के 10 बजे के एमसीक्यू सीरीज में। मैं आर के दुबे आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसमें कुछ लोग इसको पॉलिटी मानते हैं, कुछ लोग इसको हिस्ट्री मानते हैं। तो चलिए ये रिवीजन सीरीज को देखा जाए और आप लोग जम करके आंसर को लगाइए और इसका ऐसा मजा लीजिए कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जो यहाँ से क्वेश्चन न रहे। चाहे कोई लोग हिस्ट्री मान करके पढ़ते हैं, कुछ लोग पॉलिटी मान के पढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। चलिए आंसर लगाइए। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा लगाया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। यदि बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग ना बंगाल के गवर्नर को ना बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर क्या बनाया गया जी? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग ना 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें कि टोटल 4 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा जॉन इम्प्रे। इम्प्रे याद रखिएगा तो आपको काम चल जाएगा। सर एलिजा जॉन इम्प्रे, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट में आपको 2 प्रकार की बातें रखी गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। उसके पहले भी आया था रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। आगे चल के चार्टर एक्ट 1813 भी बता देंगे, 1833 बता देंगे, चूंकि इसी में क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। इसमें तो जितना पढ़ाया जाए, जितना बताया जाए सब कम है। आप लोग फटाफट आंसर लगाइए। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना, वो देखिएगा कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट है। देखिएगा ये क्वेश्चन है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, यहां पर भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 में। 1937 में कौन बना था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत में संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो जस्ट इसके पहले कोई एक्ट बनता है, कोई भी संविधान में संशोधन आते हैं तब वो, तो इसके पहले कौन एक्ट आया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। यही संघीय न्यायालय ना आगे जाके 26 जनवरी 1950 को ना सुप्रीम कोर्ट के रूप में, 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के रूप में देखने को मिला, जिसकी कार्यवाही 18 जनवरी 1950 से चालू हो, सॉरी 28 जनवरी बोला गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त किया? अब देखिएगा यहां पर 2 क्वेश्चन होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, तो तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, हॉलैंड, तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो कि पश्चिम से भारत में व्यापार करने के लिए, एशियाई प्रदेशों में व्यापार करने के लिए आई थी। तो यदि बात करते हैं ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त किया? एकाधिकार का मतलब होता है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और भी जो कंपनियां हैं ब्रिटेन की, वो सब भी व्यापार। ऐसे समझिए कि केवल
अडानी और नहीं, और सभी जितनी कंपनियां हैं, टाटा, जिंदल, बिरला, सब ग्रुप की कंपनियां जाएगी व्यापार करने। इसी तरह से और सभी कंपनी जाएगी। तो किस एक्ट के अकॉर्डिंग? इसका सही जवाब होगा चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग ना ऐसा कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किंतु किंतु क्या बोले हैं? तो किंतु चाय का चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। मतलब कि चीन के साथ जो चाय का व्यापारिक अधिकार व्यापार करेगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। एक क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त किया? यदि पूर्णतः क्वेश्चन आ जाएगा तब आंसर क्या होगा? तब को आंसर होगा 1833। कौन होगा? 1833। यदि पूर्णतः शब्द आ जाए, पूर्णतः कब समाप्त किया गया था? 1833 में। लेकिन केवल समाप्त किया गया तब इसका आंसर होगा 1813। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत की विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई? अब बताइए, यहां पर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1909, 1919, किस अधिनियम के द्वारा बजट पर चर्चा करने की बातें कही गई? तो कुल मिलाकर कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम पर? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा यहां पर क्या कहा गया कि भारतीय माने जो बजट होगा भारत के लिए उस पर चर्चा किया जाएगा। पहले कोई चर्चा का प्रोविजन नहीं था, जो वहां पर से थोप दिया गया वहीं पर नियम आ गया। एक चीज मैं आप लोग को समझा रहा हूं, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। एक होता है चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, एक होता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ये दोनों में अधिनियम, ये दोनों में समझने के लिए थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। चार्टर एक्ट क्या था? तो चार्टर एक्ट जितने आए थे ना 1857 की क्रांति से पहले आए थे। 1857 का जो क्रांति हुई थी उसके पहले चार्टर आए थे, क्रांति के बाद आने लगे भारत शासन अधिनियम। अब दोनों में फर्क क्या है? ब्रिटेन के संसद से एक पेज पर एक नियम बन के आता था और वो नियम क्या रहता था? एक पन्ना पर ना ऐसे नियम बन के आ गया। भारतीय संसद से एक पेज पर नियम बन के आ गया और इस नियम में जो लिखा रहता था पेज पर, उसी तरह से यहाँ पर कहा जाता था कि आज ये नियम है, ऐसे करना है। आम पब्लिक को भी पता नहीं है कौन नियम आया कौन नियम नहीं आया, क्योंकि उस समय इतनी सोशल मीडिया के जमाना नहीं थे, अखबार भी नगण्य थे, न के बराबर थे, वो भी ब्रिटिश हुकूमत के अंडर गाइडेंस में थे। तो एक पेज का चार्टर लिख के आता था और यहाँ की जनता को प्रताड़ित किया जाता था। अगर जनता कहती थी कि ऐसा नियम है तो बोला कि पहले का नियम है, नया का चार्टर आ गया है। अब नया चार्टर किसी पब्लिक को मालूम नहीं है। यहाँ पर पुलिस क्या होती थी? डंडा बरसाती थी आम पब्लिक पर, तानाशाही व्यवस्था थी, डिक्टेटरशिप। तो ऐसी परिस्थिति में इतने हम लोग पिटा गए कि अचानक हम लोग क्या किए? मजबूत हो गए और 1857 में क्या किए? आवाज नहीं, हथियार भी उठा लिए। तो जब हथियार उठा लिए तो ब्रिटिश संसद में चर्चा हुई कि इस सबको तो दबाना ही है, लेकिन उतने दबाइए जितना बर्दाश्त कर सके। तो इसके लिए संसद में पास होने लगा कि कितना दबाया जाए। तो वही कितना दबाया जाए वाला शब्द आया ना, तो वो लिखाया गया भारत शासन अधिनियम के द्वारा कि इतने इन लोगों को दबाया जाए जितना कि इन लोग का काम चल सके, ये लोग माने विद्रोह न करे। लेकिन फिर भी अब एक बार तो आवाज उठ चुकी थी, तो आवाज दबने वाली थी नहीं। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित? चलिए जल्दी आंसर बताइए। भारत में संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो मैंने अभी बताया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में स्थापित हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। यही संघीय न्यायालय 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के रूप में देखने को मिला, जिसकी पहली कार्यवाही जो शुरू हुई 28 जनवरी 1950 से हुई।
मैं 2 बार इस बात को बता दिया। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन डेयार्की सिद्धांत है। द्वैध शासन क्या है? भारतीय संविधान के सेंस में द्वैध शासन क्या है? तो द्वैध शासन मतलब होता है केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजित करना। बिल्कुल नहीं, गलत बात। केंद्र और प्रांतीय सरकारों को द्वि सरकारी ढांचा, बिल्कुल गलत बात। 2 शासनों का होना, एक लंदन और दूसरा दिल्ली में, यह भी गलत बात। प्रांतों को सौंपे गए विषयों को 2 श्रेणियों में विभक्त करना, बिल्कुल। जो प्रांतों को सौंपे गए थे उसको 2 श्रेणियों में विभक्त करना। कौन सा हस्तांतरित है और कौन सा हस्तांतरित नहीं है। जो इतिहास के स्टूडेंट होंगे वो बहुत बढ़िया ढंग से पढ़े होंगे हस्तांतरित विषय और अहस्तांतरित विषय, जिसको कि पढ़ाए होंगे सर लोग आपको। इसको 2 श्रेणियों में, प्रांतों को सौंपे गए विषयों को 2 श्रेणियों में विभक्त करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप लोग हमसे पहले कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र स्तर पर द्वैध शासन किस अधिनियम से लागू किया गया? केंद्र द्वैध शासन जो है किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? तो देखिए, भारत माने क्या बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो एक बात को जानिएगा कि हमारे संविधान में ना 250 से 250 से ज्यादा अनुच्छेद जो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो 1909 में ऐसी बातें तो है नहीं, भारत शासन अधिनियम 1919 में भी नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार और मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मार्ले थे भारत सचिव और मिंटो थे भारत के वायसराय, और इसको बोलते हैं मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें तो था नहीं। तो भारत में केंद्र स्तर पर द्वैध शासन अधिनियम लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऐसा कोई मतलब ही नहीं है स्वतंत्रता अधिनियम से। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र द्वैध प्रणाली स्थापित की थी? किस स्तर पर द्वैध प्रणाली स्थापित की थी? अभी सेम क्वेश्चन तो नहीं आ गया, इसका तो जवाब यहीं पर हो गया, भारत शासन अधिनियम 1935। 1909 के अधिनियम संबंधित था। भारत शासन अधिनियम 1909 किससे संबंधित था? 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था? तो यहां पर होता है कि विकेंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से, तीनों गलत है। इसका सही जवाब है पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत। यहां पर मुस्लिम समुदायों के लिए अलग से निर्वाचन की बातें कही गई थी। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ऐसे तो पूछता ही है, घुमा के ऐसे भी पूछता है कि मुस्लिम समुदायों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की मांग किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1909। पृथक निर्वाचन या किसके लिए? मुस्लिम समुदायों के लिए। किसके लिए जी? मुस्लिम समुदाय के लिए। आप जानते होंगे कि हमारे संविधान में भी आपको थे जो लोग, एक मुस्लिम थे, उसके बाद से 2 राजनीतिक पार्टियां काम कर रही थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और लोग एक सामान्य थे, एक मुस्लिम बहुल थे। सामान्य में सबको आ जाता। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की शुरुआत की? संवैधानिक निरंकुशता। निरंकुशता मतलब होता है जिस पर अंकुश न हो, संविधान पर अंकुश न हो, यानी जिसको बोल सकते हैं तानाशाही। किस अधिनियम ने? तो कुल मिला के यदि बात करते हैं तो 1909 में तो यहां पर ऐसा हुआ था कि मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, स्वतंत्रता अधिनियम से कोई मतलब नहीं है। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत जितना भी उलट पुलट हुआ है ये सब भारत शासन अधिनियम 1935 में हुआ है। किसमें? भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय 2 सदन वाला कब बनाया गया?
एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका आंसर लगाइए। भारतीय विधानमंडल को पहली बार 2 सदन वाला कब बनाया गया? द्विसदनात्मक व्यवस्था कब की गई? हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, द्विसदनात्मक व्यवस्था कब की गई? आंसर जल्दी दीजिए। भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें क्या था? केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, हाउस ऑफ पीपल, केंद्रीय विधानसभा और परिषद, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिस पर बम कांड भी भगत सिंह किए थे, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल अधिनियम की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई? अच्छा, सेम क्वेश्चन दोहरा गया, भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्राप्त हुई? देखिएगा, राष्ट्रपति को अध्यादेश, जैसे वायसराय और गवर्नर जनरल को जो दिए जाते थे, अध्यादेश जारी करते थे। अब राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए। शब्द पॉलिटी बना देता है इस क्वेश्चन को। अध्यादेश होता है कि यदि लोकसभा भंग है, लोकसभा भंग है, चूंकि संसद तो भंग नहीं होता है, राज्यसभा तो चलते रहता है, लोकसभा भंग है, यदि कोई नियम की जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति नियम को लागू कर सकता है, उसको इंप्लीमेंट कर सकता है, संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ही काम वो करेगा। लेकिन जैसे ही नई सरकार का गठन होगी तो 6 महीने के अंदर यदि वो नियम पारित नहीं हो जाएगा तो स्वतः निरस्त हो जाएगा। 6 महीने के अंदर, नई सरकार के गठन के 6 महीने के अंदर उसे पारित कर लेना अनिवार्य है। कोई दिक्कत? अब चलिए, अध्यादेश की शक्ति की यदि बात करते हैं तो ये कहां से लिया गया है? तो हमने बताया कि अधिकाधिक चीज कहां से लिया गया है? जो किसी में नहीं मिले उसको सीधे चलिए भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935। गवर्नमेंट माने सरकार हो गया, ऐसे शासने बोला जाता है हिंदी में। भारत के प्रशासन में भारतीयों को पहली बार भाग लेने का अवसर किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? भारत के प्रशासन में भारतीयों को भाग लेने का पहली बार मौका किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? चलिए, जिसमें कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, पहले इसमें मेंबर बने थे भारतीय प्रशासन में। तो सबसे पहले किसको दिया गया? चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग सबसे पहले भारतीय प्रशासन में पहली बार भाग लेने का अवसर दिया गया, जिसमें कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को यहां पर मेंबर बनाया गया। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए एक सूचना को पहले हम, एक सूचना यही है कि बीपीएससी का मेंस का प्रज्ञान बैच चालू है। इस बैच को जिन लोगों को जरूरत है वे लोग ले सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, 2 घंटा प्लस क्लास चलेंगी। फी है 2999 रुपया। इस चीज को देखिएगा, यहाँ पर तो ज्यादा बताना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आंसर राइटिंग सीरीज पर यहाँ काम किया जाएगा। दूसरी बात, लोगों का साइंस एंड टेक में दिक्कत है तो यहाँ पर साइंस एंड टेक का एक कंप्लीट क्लास चल रहा है, जिसमें कि 799 रुपया का बैच है। साइंस एंड टेक का ये भी मेंस ओरिएंटेड ही बैच है। इसके अलावा यदि बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री और करंट अफेयर्स का क्लास है 899 रुपया में। इसमें भी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, मेंस ओरिएंटेड है। और सबसे बड़ा चीज मैंने बारंबार बोला कि यहाँ पर आंसर राइटिंग स्किल पर काम किया जाएगा। उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम चलेगा। आप देखते हैं कि बीपीएससी के सेकंड रैंकर भी यहाँ पर आपके साथ उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो फिजिक्स का एक 499 रुपया का बैच आया है, जिसमें कि बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, सीजीएल, ये सब तमाम बैच हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के यदि बात करते हैं, बीपीएससी एईडीओ के लिए हिस्ट्री का बैच है 699 रुपया में, जो मुकेश सर द्वारा संचालित होगा।
तो यही सूचना थी। आइए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज तो क्वेश्चन थ्रू आउट क्वेश्चन है, जो एक लाइन में आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। चलिए सीधे अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के शक्तियों का वितरण किस योजना पर आधारित रहा? केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो यह वितरण जो रहा किस अधिनियम के द्वारा यहां पर लाया गया? मार्ले मिंटो सुधार में ऐसा कुछ बातें नहीं थी, 1909 में आया। मॉन्टेक्यू चम्सफोर्ड सुधार में ऐसी कोई बातें नहीं थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में यहाँ पर केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन किया गया। यही केंद्र और राज्य के शक्तियों के विभाजन का ही नतीजा है कि भारत का कोई भी राज्य नहीं है। यही केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन की बातें हैं। यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, क्योंकि इस केंद्र और राज्य के शक्तियों का विभाजन किसी राज्य के पास में ना संप्रभुता सॉवरेंटी प्राप्त नहीं है। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में संघीय सरकार प्रणाली और केंद्रीय द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? भारत में संघीय सरकार प्रणाली और द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? यहां पर केंद्रीय द्वैध शासन प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ। मैं बताया था ना कि आज आप लोग ना जितना पढ़ लीजिए, 1935 छोड़ के सब पढ़ लीजिए। जितना बचा है ना, 250 से ज्यादा अनुच्छेद जो है हमारे संविधान में कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 250 से ज्यादा अनुच्छेद 395 में। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया, जो राज्यसभा को विशेष शक्ति प्रदान करता है? एक क्वेश्चन याद रखिएगा, राज्यसभा को यहां पर विशेष शक्ति प्रदान करता है ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ के माध्यम से। जैसे कि यूपीएससी में इसी अखिल भारतीय संघ में आता है आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। तो का प्रावधान किस अधिनियम में सबसे पहली बार आया? किस अधिनियम में सबसे पहली बार आया? तो ये भी लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। ये राज्यसभा को विशेषाधिकार देता है। ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ के द्वारा 3 प्रकार के होते हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और तीसरा भारतीय वन सेवा, पुलिस और प्रशासन। ठीक है ना। बहुत लोग इसको फॉरेन बोल देते हैं, फॉरेस्ट को फॉरेन बोल देते हैं। फॉरेन और फॉरेस्ट में देखिएगा, बहुत पढ़ाते वक्त ना यूट्यूब पर आप लोग को देखा गया होगा कि ये लोग बोल देते हैं फॉरेन। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था यानी फेडरल पॉलिसी की व्यवस्था की? भारत में किस अधिनियम ने संघीय व्यवस्था की? क्या बोलते हैं, किस अधिनियम ने यहां पर भारत में संघीय राज्य व्यवस्था, फेडरल पॉलिसी, संघीय राज्य व्यवस्था लाई? संघीय राज्य व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। जल्दी इसका आंसर लगाइए, जल्दी। इसका भी जवाब वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ना यहां पर भारत में संघीय राज्य व्यवस्था लागू किया गया। संघीय राज्य व्यवस्था लागू किया गया। अब मैं दूंगा कि 1919 में क्या रहा, 1909 में क्या रहा। 1919 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम के तहत संघ में शेषाधिकार जो विशेष बच गया, किसे दिया गया है? शेषाधिकार 1919 में किसे दिया गया है? तो शेषाधिकार जो बच गया ना, यही क्वेश्चन
पूछा है, शेषाधिकार किसे दिया गया? संघीय विधानमंडल को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। शेषाधिकार किसे दिया गया? तो जो बच गया अधिकार वो गवर्नर जनरल को दिया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अब भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन के साथ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अपनाई गई भारत में संवैधानिक प्रथा परंपरा का अस्थायी और प्रमुख घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा अपनाई गई संवैधानिक परंपरा का प्रमुख घटक नहीं है? यहां पर होता है कि लेखों के देशों के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी प्रतिनिधित्व, संघ की योजना की परिकल्पना, विधानमंडल के आधिकारिक सदस्यों का नामांकन। अब देखिएगा कि 1935 के द्वारा अपनाई गई कौन कौन चीज यहाँ पर नहीं है, तो नेगेटिव आंसर होगी, ध्यान देना है। तो ये जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन में कहीं लिखित संविधान का जिक्र नहीं है, इसलिए नहीं है, तो आंसर ए हो गया। क्योंकि यहाँ पर विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी तो यहाँ पर है ही ना है, हमारे यहाँ भी तो हम लोग विधानमंडल के प्रति या मंत्रिपरिषद जो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघ की योजना की परिकल्पना लिया ही गया है 1935 में, विधानमंडल में आधिकारिक सदस्यों का नामांकन लिया ही गया है, लेकिन देश के लिए एक लिखित संविधान की परिकल्पना कहीं नहीं की गई है, क्योंकि यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन में लिखित संविधान है ही नहीं, तो परिकल्पना होगी कहां से? इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की विशेषता नहीं है? यहां पर भी नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं थी? इस अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था दी। अभी ना बताए, अखिल भारतीय संघ जो कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो कि राज्यसभा को विशेषाधिकार आज भी देता है। उसके बाद से इसने प्रांतीय स्वायत्तता शुरुआत किया, ये भी तो सही है, दिया ही दिया। इसने प्रांतीय सरकार में द्विशासन को समाप्त, इसने प्रांतीय स्तर पर द्विशासन को समाप्त कर केंद्र में लागू किया, ये भी बात सही 1935 में आया। लेकिन शेषाधिकार को प्रांतीय विधानमंडलों को सौंपा, एक बात गलत है। एक किसको सौंपा शेषाधिकार को? शेषाधिकार को गवर्नर जनरल को सौंपा, इसलिए यही विशेषता नहीं है। ये दो नया क्वेश्चन आपको मिला है, शेषाधिकार वाला गवर्नर जनरल को सौंपा गया। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का महत्व क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 का विशेषता क्या है? यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है, यह भारत के को स्वतंत्रता प्रदान करता है? नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। इसने भारत में विभाजन की परिकल्पना की? बिल्कुल नहीं, विभाजन तो बहुत बाद में हुआ। इसने देशी रियासतों को समाप्त किया? बिल्कुल नहीं। इसका सही क्या है? यह भारत के संविधान का मुख्य स्रोत है। मैंने 10 बार बोला कि यहाँ पर ना 250 से ज्यादा अनुच्छेद जो लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, और भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 350 है, यानी 50% प्लस। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया? बर्मा को भी भारत से अलग किया गया, तो इसका जवाब आप लोग लगा लीजिए कि बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ना यहां पर इसको अलग किया गया बर्मा से। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को, भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए निर्वाचित संविधान सभा गठित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए संविधान सभा को गठित करने का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर लगाइए जल्दी। संविधान सभा को गठित करने का प्रस्ताव किसने रखा था?
जल्दी आंसर बताइए। तो क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन योजना। एक मिनट। भारतीय संविधान सभा के निर्माण करने के लिए निर्वाचित संविधान सभा के गठित करने का प्रस्ताव किसको रखा गया था? किस मिशन के द्वारा? क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन? जल्दी आंसर बताइए, दो ऑप्शन आपके पास में है। सबसे पहले यदि बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन 1942 ने यहां पर प्रस्ताव रखा था, और कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग न 3 व्यक्ति आए थे, लॉर्ड पैथिक लायंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और मिस्टर अलेक्जेंडर। लेकिन भारत में संविधान निर्माण करने के लिए निर्वाचित संगठित करने का जो प्रस्ताव रखा गया था 1942 में रख दिया गया था क्रिप्स मिशन के सुझाव पर। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या है? इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर इल्बर्ट बिल जो था, दंड अधिकार क्षेत्र के मामले में भारतीयों और यूरोपियों को समान दर्जा देना, स्थानीय प्रेस को कठोर और प्रतिबंध लगाना, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में परीक्षा के भारत के आयोजित भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, अब भारतीयों के लिए सशस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट में संशोधन करके अनुमति देना। इल्बर्ट बिल जो रहा ना, इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लिटन जो लाया था ना, ये तमाम बिल लाए थे। लॉर्ड रिपन जो आया था, इसी ने क्या लाया था? इल्बर्ट बिल लाया था, जिसके अनुसार भारत और यूरोपीय जो गोरे और काले थे, इसमें ऐसा कहा गया कि काले लोग भी गोरे लोग का मुकदमा देख सकता है। यानी काले भारतीय और यूरोपियन, भारतीय और ब्रिटिशर्स दोनों के यहां पर जुडिशियल सिस्टम में समान अधिकार दिया। कौन? इल्बर्ट बिल। एक कौन लाया था? लॉर्ड रिपन। किसके द्वारा लाया गया था जी? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और कोई डाउट? तो यहीं पर हम इस सीरीज को समाप्त करते हैं। आप लोग इसे जुड़ना ना भूले। एक चीज सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा कि जितने चीजें हैं इसमें अधिकाधिक आप देखिएगा कि कुछ मिला या ना मिला, भारत शासन अधिनियम 1935 को पूरा के पूरा इस क्वेश्चन के माध्यम से खंगाल दिया गया। तो जय हिंद, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सीरीज में पॉलिटी का सीरीज चालू रहेगा। आपको कल संडे है, तो संडे के लिए आप लोगों को करंट अफेयर्स का सीरीज मिलेगा, 3 दिन पॉलिटी और 3 दिन हिस्ट्री का सीरीज जारी रहेगा। तो आप लोग जुड़ना ना भूले और लाइव आनंद लीजिए। 10। थैंक यू, जय हिंद।